नमस्कार दोस्तों। वीएम क्लासेस आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं मॉडल पेपर। मॉडल पेपर आज आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि आप क्वेश्चन के साथ साथ अपने एक पेज पर काउंटिंग भी करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। राइट क्वेश्चन देखेंगे कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, तो इससे आपको पता लगेगा कि आपके 120 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और नेगेटिव क्वेश्चन कितने हो रहे हैं, ताकि आप नेगेटिव से बच सको। और डेली आपको अब 1 या 2 मॉडल पेपर करवाए जाएंगे, ताकि आपका स्कोर जो है अच्छे से कवर हो सके। पूरे सिलेबस का जो ये मॉडल पेपर रहने वाला है, ये मॉडल पेपर रहेगा किसका रहेगा? पूरे सिलेबस का रहेगा। ये मॉडल पेपर रहने वाला है पूरे सिलेबस का। तो पूरे सिलेबस को कवर कीजिए। पूरे सिलेबस का जो जितने भी, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे मैथ हो, चाहे आपके सामने कंप्यूटर के क्वेश्चन हो, चाहे करंट के क्वेश्चन हो, जितने जिस प्रकार से 120 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं पेपर के अंदर, उसी पैटर्न पर आधारित ये आपको मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, ताकि आपकी जो तैयारी है वो बेहतर हो सके। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन क्लिक कीजिए, ताकि सबसे पहले जो क्लास का नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। तो बिना कुछ देरी किए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो देखिए आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आज हम इस क्लास के अंदर 120 क्वेश्चन करेंगे, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंदर पैटर्न पे आधारित जो क्वेश्चन रहने वाले हैं। देखिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, अपना मूल्यांकन स्वयं करते रहिए। मुहणोत नैणसी को किसने राजपूताना का अबुल फजल कहा था? फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, मुहणोत नैणसी को किसने राजपूताना का अबुल फजल कहा था? ऑप्शन है कर्नल टोड, मुंशी देवी प्रसाद, मिर्ज़ा हकीम या पृथ्वीराज। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है वो क्या रहेगा? मुंशी देवी प्रसाद रहेगा। क्या रहेगा? मुंशी देवी प्रसाद रहेगा। तो इसका राइट ऑप्शन लगा लीजिए। जिसका सही है वो सही कीजिए, और जिसका नेगेटिव है वो उसको क्रॉस कीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, वेली कृष्ण रुक्मणी री काव्य रचना किसने की थी? वेली कृष्ण रुक्मणी री काव्य रचना किसने की थी? तो देखिए, मुहणोत नैणसी ने की थी, या आला रुदल ने की थी, या कुंवर पृथ्वीराज ने, या कर्नल टोड ने। तो देखिए, मुहणोत वेली कृष्ण रुक्मणी की काव्य रचना कौन है, किसने की थी? तो ये की थी कुंवर पृथ्वीराज ने। किसने की थी? कुंवर पृथ्वीराज ने की थी। इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता, यह कथन किस स्वतंत्रता सेनानी का है? तो बहुत अच्छा कथन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज का। मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता, यह कथन किस स्वतंत्रता सेनानी का है? तो ऑप्शन है जोरावर सिंह, केसरी सिंह, कुंवर प्रताप सिंह, बाल मुकुंद बिस्मिल। तो बताइए, थर्ड जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा कुंवर प्रताप सिंह। क्या रहेगा? कुंवर प्रताप सिंह की ये कहावत है कि मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आला उदल किस राज्य के सेना नायक थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आला उदल जो है वो किस राज्य के सेना नायक थे? तो बताइए, महोदा के थे, महबूबा के थे, या गागरोन के थे, या मारवाड़ के थे, या मेवाड़ के थे? बताना है कि आला उदल किस राज्य के सेना नायक थे। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? महोबा। क्या रहेगा? महोबा। तो राइट आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डूंगजी को किसने धोखे से अंग्रेजों के हाथ गिरफ्तार करवाया था? तो डूंगजी को किसने धोखे से अंग्रेजों के साथ गिरफ्तार करवाया था? बताइए, जवाहर जी ने करवाया था, या भैरव सिंह ने करवाया था, या रामगढ़ के सेठ ने करवाया था, या खत सिंह ने करवाया था?
बताइए इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो डुंगजी को किसने धोखे से अंग्रेजों के हाथ गिरफ्तार करवाया, तो वो करवाया था भैरों सिंह ने। किसने करवाया था? भैरों सिंह ने करवाया था। इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6 क्वेश्चन, नसीराबाद छावनी पर 1847 ईस्वी में हमला कर 52,000 रुपये लूटने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? नसीराबाद छावनी पे 1847 ईस्वी में हमला किया गया था। ठीक है, वो हमला कब किया गया था? 18 जून। कब किया गया था? 18 जून 1847 को किया गया था। ध्यान में रखना, 18 जून 1847 को डुंगजी जवाहर जी ने अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी पर हमला किया था। किसने किया था? डुंगजी और जवाहर जी ने किया था। किसने किया था? डुंगजी और जवाहर। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बनी ठनी को भारतीय मोनालिसा कहा जाता है, इसका चित्र किसने बनाया था? बनी ठनी को भारतीय मोनालिसा कहा जाता है, इसका चित्र किसने बनवाया था? बताइए, सूर्यमल मिशन ने बनाया था, या निहाल चंद ने बनवाया था, या दयालदास ने बनवाया था, या मुंशी देवी प्रसाद ने बनवाया था? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? निहाल चंद हो जाएगा। भारतीय मोनालिसा बनी ठनी वो कौन सी शैली की है? बताइए, भारतीय मोनालिसा कौन सी शैली की है? वो है किशनगढ़ शैली की। कौन सी शैली की है? किशनगढ़ शैली की है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बीकानेर रे राठौड़ा री ख्यात के रचयिता कौन थे? 8th क्वेश्चन है, बीकानेर रे राठौड़ा री ख्यात के रचयिता कौन थे? तो बताइए, बीकानेर राठौड़ों की ख्यात के रचयिता कौन थे? महणोत नैणसी थे, या दयालदास थे, या सूर्यमल मिशन थे, या दलपत सिंह विजय थे? तो इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला वो क्या हो जाएगा? दयालदास। तो बीकानेर रे राठौड़ों की ख्यात के रचयिता कौन थे? वो थे दयालदास थे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शीतल देव किस दुर्ग के रक्षक थे जहां अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था? शीतल देव किस दुर्ग के रक्षक थे? शीतल देव बताइए, किस दुर्ग के रक्षक थे जहां अलाउद्दीन ने खिलजी ने आक्रमण किया था? बताइए, 9वें क्वेश्चन का जो आंसर क्या रहने वाला है? शीतल देव किस दुर्ग के रक्षक थे? तो रणसिवाना के थे, या रणथंबोर के थे, या चित्तौड़गढ़ के थे, या जालौर के थे? तो इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है वो कौन सा दुर्ग था? वो था सिवाना का दुर्ग। कौन सा दुर्ग था? सिवाना। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खुमान रासो ग्रंथ के रचयिता कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खुमान रासो ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो बताइए, खुमान रासो ग्रंथ के रचयिता कौन है? दयालदास है, या सूर्यमल मिशन है, दलपत विजय है, या अमर सिंह राठौड़ है? तो खुमान रासो ग्रंथ के जो रचना है वो कौन है? दलपत विजय है। कौन है? दलपत विजय। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर सिंह राठौड़ ने किस मुगल सरदार की हत्या शाही दरबार में कर दी थी? अमर सिंह राठौड़ ने किस मुगल सरदार की हत्या शाही दरबार में कर दी थी? बताइए, इसका क्या आंसर रहेगा? तो अमर सिंह राठौड़ ने मुगल दरबार की हत्या मुगल सरदार की जो हत्या है वो शाही दरबार में की थी। बताइए कि इसका सलावत खां की थी, या अर्जुन गौड़ की थी, या शायद जहां की थी, या मिर्ज़ा हकीम की थी? बताइए। तो अमर सिंह जो राठौड़ थे उन्हें सलावत खां द्वारा गंवार कहे जाने पर उसे दरबार में ही मार दिया था। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है? सलावत खां। सलावत खां ने उनको क्या कहा था? गंवार कहा था। तो गंवार कहे जाने पर अमर सिंह राठौड़ ने उनको वहीं पर ही मार दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी के साथ, इला न देनी आपनी हलरियो हुलराए, यह दुआ किस क्रांतिकारी कवि का है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इला न देनी आपनी हलरियो हुलरे, ये आप सभी को पता है कि किसका है? सूर्यमल मिश्रण का है, या साधु सीताराम दास का है, या डुंगजी का, या दलपत सिंह विजय का है? तो आप इसका जो आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा? सूर्यमल मिश्रण रहेगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सूर्यमल मिश्रण हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर देखिए, स्थानकवासी संप्रदाय के संस्थापक और
लोक तीर्थ सिरियारी से जुड़े संत कौन थे? स्थानकवासी संप्रदाय के संस्थापक और लोक तीर्थ सिरियारी से जुड़े संत कौन थे? बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? सूर्यमल मिश्रण थे, या आचार्य भिक्षु थे, या स्वामी केशवानंद थे, या साधु सीताराम दास थे? 13वां क्वेश्चन आज की क्लास का कि स्थानकवासी संप्रदाय के संस्थापक और लोक तीर्थ सिरियारी से जुड़े संत कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? आचार्य भिक्षु। क्या रहेगा? आचार्य भिक्षु। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आचार्य भिक्षु। बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो इन आचार्य भिक्षु की जो सिरियारी के अंदर, सिरियारी कहाँ है? पाली के अंदर है। सिरियारी कहाँ है? यह है पाली के अंदर। यहाँ इसकी क्या है? समाधि स्थल है। यहाँ इसका क्या है? समाधि स्थल है पाली के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14वां क्वेश्चन आज की क्लास का, ग्रामोत्थान विद्यापीठ की स्थापना किस समाज सुधारक द्वारा की गई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ग्रामोत्थान विद्यापीठ की स्थापना किस समाज सुधारक द्वारा की गई थी? ऑप्शन है आचार्य भिक्षु, साधु सीताराम दास, स्वामी केशवानंद और सूर्यमल मिशन। तो 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी केशवानंद हो जाएगा। स्वामी केशवानंद द्वारा ग्रामोत्थान विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मयासिर ए आलमगिरी की पांडुलिपि से संबंधित कार्य किसने किया? तो 15वां क्वेश्चन है, मयासिर ए आलमगिरी की पांडुलिपि से संबंधित कार्य किसने किया? ऑप्शन देखिए, मुंशी देवी प्रसाद ने किया था, या डुंगजी ने किया था, या अमर सिंह ने किया, या दलपत सिंह विजय ने किया था? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो क्या रहेगा? डुंगजी ने, मयासिर ए आलमगिरी के पांडुलिपि से संबंधित कार्य किसने किया था? तो ये किया था मुंशी देवी प्रसाद ने किया था। किसने किया था? मुंशी देवी प्रसाद ने किया था। इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन रहने वाला। फिर देखिए, मान रखे तो पीव रखे तजमान, यह दुआ किस ऐतिहासिक स्त्री से संबंधित है? मान रखे तो पीव तज और पीव रखे तजमान, यह दुआ बताइए किस ऐतिहासिक स्त्री से है? तो ऑप्शन है कर्णवती, उमादे, रानी पद्मिनी और कन्नौजी। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है वो क्या रहेगा? उमादे से संबंधित है। तो राइट ऑप्शन इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। मान रखे तो पीव रखे तजमान। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघवी दयालदास द्वारा निम्न में से कौन सा जिनालय बनवाया गया था? संघवी दयालदास द्वारा निम्न में से कौन सा जिनालय बनवाया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा जिनालय बनवाया गया था? बताइए, श्री पद्मनाभ जिनालय था, या चतुर्मुख आदिनाथ जिनालय था, या पंचमुखी शांति जिनालय था, या जालोर पार्श्वनाथ जिनालय था? 17वें क्वेश्चन का बताइए, कौन सा संघवी दयालदास द्वारा कौन सा जिनालय बनवाया गया था? तो ये जो जिनालय बनवाया गया था वो था चतुर्मुख आदिनाथ जिनालय। कौन सा था? चतुर्मुख आदिनाथ जिनालय था। इसका जो राइट ऑप्शन है क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। आप अपने मूल्यांकन स्वयं कीजिए ताकि आपको पता चले कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद के रूप में कौन जाने जाते हैं? राजस्थान में 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद के रूप में, प्रथम शहीद की यदि बात की जाए तो वो कौन है? बताइए, रावत जोत सिंह है, या ठाकुर कुशाल सिंह है, या अमरचंद बांटिया है, या हरदयाल भटनागर है? तो बताइए, 18वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो क्या हो जाएगा? अमरचंद बांटिया है। तो प्रथम 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद के रूप में कौन जाने जाते हैं? अमरचंद बांटिया जाने जाते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सूरज प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? बिट्टू सूजा है, करनीदान है, या मुंशी देवी प्रसाद, या पद्मनाभ है? बताइए, 19वें क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा करनीदान। क्या रहेगा? करनीदान रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वीर ने आगरा के किले से डुंगजी को छुड़ाकर अंग्रेजों को चकमा दिया था? तो डुंगजी को छुड़ाने वाले कौन थे? वो थे जवाहर जी। कौन थे? जवाहर जी। इसका जो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? बी ऑप्शन रहने वाला है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की
पश्चिमी सीमा किस देश से लगती है? देश बताना है कि राजस्थान की जो पश्चिमी सीमा है वो किस देश से लगती है। नेपाल से लगती है या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या चीन से? तो बताइए। तो पश्चिमी सीमा आप सभी को पता है कि कौन से देश से लगती है, वो लगती है पाकिस्तान से लगती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही क्रम है जिनमें राजस्थान क्रमशः उत्तर, उत्तर पूर्व, पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम में किन राज्यों से घिरा है? तो सबसे पहले राजस्थान उत्तर में कौन से राज्य से घिरा है? हरियाणा से घिरा है या पंजाब से या जम्मू कश्मीर से या पंजाब से? तो देखिए क्रम से करेंगे तो इसका आसानी से हमारे को आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि उत्तर में कौन सा राज्य है। तो आप सभी को पता है कि उत्तर में जो है पंजाब राज्य स्थित है। तो राजस्थान के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? पंजाब राज्य। तो पंजाब इस ऑप्शन में भी है और उस ऑप्शन में भी है। फिर उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व में बताना है। देखिए हिमाचल प्रदेश नहीं है, तो उत्तर पूर्व में कौन है? हरियाणा है। पूर्व में फिर कौन? उत्तर प्रदेश है। दक्षिण पूर्व में कौन है? मध्य प्रदेश है। और दक्षिण पश्चिम में कौन है? गुजरात। इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेवल लगा कि उत्तर में कौन स्थित है? पंजाब है। उत्तर पूर्व में हरियाणा है। पूर्व में कौन है? उत्तर प्रदेश है। दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिम में गुजरात राज्य स्थित है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? बताना है कि राजस्थान जो है भारत के किस भाग में स्थित है। तो राजस्थान जो है वो है उत्तर पश्चिम में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिम में। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति निम्न में से कौन सी है? राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति बतानी है कि कौन सी है। तो आप सभी को पता है कि जो अक्षांश स्थिति है वो उत्तरी अक्षांश है। तो उत्तरी अक्षांश तो सभी के अंदर ऑप्शन के अंदर है, तो हम इसको डिग्री के अकॉर्डिंग ही सही करेंगे। तो बताइए 20 डिग्री है? नहीं है। 23 डिग्री है? बिल्कुल सही है। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक है। तो 24वें का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से कितनी है? तो पाकिस्तान से लगने वाली राजस्थान की जो सीमा है उसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। तो रेड क्लिफ रेखा की जो लंबाई है वो बताइए कितनी है? 920 है या 970 है या 1070 या 1120 है? तो इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है? 1070 किलोमीटर है। कितनी है? 1070 की राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, राजस्थान की उत्तर दक्षिण लंबाई लगभग कितनी है? उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है वो बतानी है कितनी है। तो देखिए पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो है 869 और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है? 826 के। बहुत ही बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये, तो ध्यान में रखना। पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या है? ज़्यादा है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई ये क्या है? ज़्यादा है। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है? कम है। और इन दोनों का अंतर कितना है? 43 किलोमीटर अंतर है इनका। फिर देखिए नेक्स्ट, राजस्थान की स्थलाकृति में निम्न में से कौन सा भाग हाड़ौती पठार कहलाता है? हाड़ौती पठार के नाम से कौन सा स्थलाकृति भाग कहलाता है ये बताना है। तो 27वां क्वेश्चन है बहुत अच्छा, अरावली पर्वतीय प्रदेश है या पूर्वी मैदान है या दक्षिण पूर्वी पठार या थार का मरुस्थल है? तो बताइए इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा? इसका रहेगा दक्षिण पूर्वी पठार। हाड़ौती पठार कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठार आता है। देखिए हाड़ौती पठार आप सभी को पता है कि ये वाला जो हिस्सा है वो कौन सा है? हाड़ौती पठार है। तो ये पूर्व है, ये दक्षिण है, तो दक्षिण पूर्व का जो हिस्सा हुआ है हाड़ौती पठार है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वतमाला राजस्थान के किन भाग से होकर गुजरती है? अरावली जो पर्वतमाला है वो बताइए राजस्थान के, आप सभी को पता है कि राजस्थान के मध्य में से गुजरती है। कौन? अरावली। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, मध्य भाग से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का कौन सा भाग सबसे उपजाऊ मैदानों वाला है? तो सबसे उपजाऊ
मैदान वाला राजस्थान का कौन सा भाग है बताइए। थार मरुस्थल है या अरावली श्रृंखला है या पूर्वी मैदान है या दक्षिणी पठार है। तो 29वें क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, पूर्वी मैदान हो जाएगा। पूर्वी मैदान जो है सबसे उपजाऊ भाग है, क्योंकि जो अरावली के पूर्व में स्थित है राजस्थान का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। तो अरावली के जो पूर्व में स्थित है वो सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, तो इसलिए पूर्वी मैदान का जो क्षेत्र है वो उपजाऊ मैदान कहलाता है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो बताना है कितना है। तो आप सभी को बहुत अच्छे से याद है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है। कर्क रेखा आप सभी को पता है कि कर्क जो रेखा है कौन से राज्यों से जिलों से गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी हिस्से के डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो इसी के अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, रेड क्लिफ रेखा राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है। रेड क्लिफ रेखा बताना ही है। तो रेड क्लिफ रेखा जो पाकिस्तान के साथ जो लगने वाली जो सीमा है उसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। रेड क्लिफ जो रेखा है वो आप सभी को पता है गंगानगर, उसके नीचे बीकानेर, बीकानेर के नीचे फलोदी, फलोदी के नीचे जैसलमेर और बाड़मेर का हिस्सा जो है। तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्री गंगानगर बिल्कुल सही है। जोधपुर इसके अंदर नहीं है, जोधपुर नहीं आएगा, ये ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग गलत हो गया। नागौर नहीं है इसके अकॉर्डिंग, ये गलत हो गया। चूरू नहीं आएगा इसके अकॉर्डिंग, ये गलत हो गया। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और श्री गंगानगर और फलोदी जो है इस रेड क्लिफ रेखा से संबंधित जिले इसके अंदर शामिल हैं। इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा किन राज्य के साथ लगती है। अंतर्राज्यीय सीमा बतानी है कि कौन से राज्य के साथ लगती है। तो अंतर्राज्यीय सीमा की यदि बात कीजिए सबसे कम जो सीमा है वो किसकी लगती है, पंजाब की लगती है। किसकी लगती है, पंजाब की लगती है। तो बताइए किसकी है, पंजाब की। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पंजाब के साथ राजस्थान की कितनी किलोमीटर सीमा लगती है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण विस्तार में कितना अंतर है। अभी आपको बताया था कि पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण का जो पूर्व पश्चिम ज़्यादा है 869 है और 826 क्या है, कम है, वो था 826 था, उत्तर से दक्षिण था। तो इन दोनों का जो अंतर अभी आपको बताया था वो था 43 किलोमीटर। कितना होता है, 43 किलोमीटर। राइट इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर देखिए, राजस्थान विश्व के किन गोलार्ध में स्थित है। राजस्थान बताना है विश्व के, राजस्थान विश्व के कौन से गोलार्ध के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन देखिए क्या है, उत्तरी पूर्वी है या उत्तरी पश्चिमी है या दक्षिण पूर्वी है या दक्षिणी पश्चिमी है। तो राजस्थान जो है वो विश्व के कौन से गोलार्ध में, वो है उत्तरी पूर्वी में। कौन से हैं, उत्तरी पूर्वी। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस जिले से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस जिले से लगती है बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो लगती है जैसलमेर से लगती है या बीकानेर से या बाड़मेर से या गंगानगर से लगती है। सबसे कम जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो लगती है बीकानेर से। किसे लगती है, बीकानेर से। और कितनी लगती है, वो लगती है 168 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है, 168 किलोमीटर बीकानेर से सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश व गुजरात दोनों से सीमा बनाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा के अंदर पूछा जा रहा है। मध्य प्रदेश और गुजरात, मध्य प्रदेश और गुजरात से जो लगती है वो सीमा किसकी, कौन से ज़िले की लगती है राजस्थान के, ये बताना है। तो ये है, आप सभी को पता है कि ये कौन सा जिला है, बांसवाड़ा जिला है। कौन सा है, बांसवाड़ा। राइट ऑप्शन इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए, राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है। सर्वाधिक जिलों से सीमा कौन सा जिला बनाता है ये बताना है। तो वो बनाता है पाली। कौन सा बनाता है, पाली बनाता है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक संभाग मुख्यालयों से सीमा बनाने वाला जिला है।
तो ये जो क्वेश्चन हैं वो पुराने वाले हैं। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक संभाग मुख्यालयों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नागौर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नागौर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले की आकृति अर्धचंद्राकार है? बताना है कि राजस्थान के किस जिले की आकृति जो अर्धचंद्राकार है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अर्धचंद्राकार आकृति कौन से जिले की है? तो वो है सीकर जिले की। कौन से जिले की है? सीकर जिले की है अर्धचंद्राकार आकृति। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल की व्यवस्था, कि राज्यपाल होना चाहिए प्रत्येक राज्य के अंदर, ये कौन सी अनुच्छेद के अंदर लिखा गया है? तो ये बताना है आपको। ये है अनुच्छेद 153। कौन सा अनुच्छेद है? 153। इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 100 बी ऑप्शन हो जाएगा। तो 153 के अंदर बोला गया कि प्रत्येक राज्य के अंदर क्या होना चाहिए? एक राज्यपाल होना चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बताना है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, या राज्य का विधानसभा में की जाती है, या राष्ट्रपति करता है, या मुख्यमंत्री करता है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। राज्यपाल की अधिकतम अवधि क्या होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राज्यपाल की जो अधिकतम अवधि है वो बतानी है क्या होती है। तो अधिकतम जो कार्यकाल है वो कौन से अनुच्छेद के अंदर बताया गया, ये भी बताइए साथ के साथ, कि जो अनुच्छेद है वो कौन सा है। तो अनुच्छेद है कार्यकाल का 156 3 के अंदर इसका वर्णन किया गया। 156 3 के अंदर। तो अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? राज्यपाल की अधिकतम अवधि होती है 5 वर्ष, लेकिन वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रह सकता है। राष्ट्रपति यदि कह दे तब तक वह बना रह सकता है, परंतु राज्यपाल की जो अधिकतम अवधि क्या होती है? वो होती है 5 वर्ष तक होती है। कितनी होती है? 5 वर्ष होती है। ये किस में कहा गया है? 156 3 के अंदर कहा गया है। किसके अंदर? 156 3 के अंदर यह कहा गया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल की योग्यता में कौन सी बात आवश्यक नहीं है? कि ऐसी कौन सी बात है कि राज्यपाल की योग्यता में वो नहीं होनी चाहिए? तो वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही बात है, होनी चाहिए। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, बिल्कुल सही बात है, ये भी होनी चाहिए। वह किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो, ये कुछ ज़रूरी नहीं है। वो पहले राजनीतिक दल का सदस्य हो चाहे ना हो, ये किसी संविधान के अंदर उल्लेख नहीं है इसका। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है संविधान के अंदर कि जो राज्यपाल है वो किसी राजनीतिक दल का सदस्य होना चाहिए। वह लाभ का कोई पद धारण नहीं करता, बिल्कुल सही बात है ये। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ये बात नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के मध्य संबंधों का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के मध्य संबंधों का उल्लेख है? तो कौन सा अनुच्छेद है? वो अनुच्छेद 167 है। कौन सा अनुच्छेद? 167 है। इसमें मुख्यमंत्री राज्यपाल को प्रशासन और विधायी विषयों पर जानकारी देना अनिवार्य है। इस अनुच्छेद में क्या बताया गया है कि इसके अंदर मुख्यमंत्री राज्यपाल को प्रशासन और विधायी विषयों पर जानकारी देता है। कौन से अनुच्छेद में? 167 के अनुसार। राज्यपाल की शपथ कौन दिलाता है? जो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है बताइए। 46 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री द्वारा, या प्रधान न्यायाधीश के द्वारा, या राज्य का मुख्य सचिव, या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? तो बताइए राज्यपाल को जो शपथ है वो कौन दिलवाता है? वो दिलवाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलवाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित सिफारिश में सरकारिया आयोग ने क्या सुझाव दिया?
राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित सिफारिश में सरकारी आयोग ने क्या सुझाव दिया? तो बताइए क्या सुझाव दिया था। ऑप्शन देखिए, राज्यपाल का कार्यकाल 10 वर्ष हो, या राज्यपाल को राष्ट्रपति के माध्यम से नियुक्त किया जाए, या राज्यपाल संबंधित राज्य का निवासी न हो, राज्यपाल विधानसभा द्वारा चुना जाए। तो राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित सरकारी आयोग ने क्या सुझाव दिया था बताना है। तो सरकारी आयोग ने कहा था कि राज्यपाल को गैर स्थानीय व्यक्ति नियुक्ति करने की सिफारिश की थी। राज्यपाल संबंधित राज्यों के निवासी नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, गैर स्थानीय व्यक्ति होना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में, वो है अनुच्छेद 164 के अंदर है। कौन से अनुच्छेद में, 164 के अंदर है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति में कौन निर्णय करता है? यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति में कौन निर्णय करता है? देखिए, राष्ट्रपति करता है, या राज्यपाल, या चुनाव आयोग, या विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। तो मुख्यमंत्री को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त है तो राज्यपाल उसमें नियुक्ति करता है, राज्यपाल के द्वारा उनको चुना जाता है। फिर नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री यदि किसी भी सदन का सदस्य न हो तो उसे कितने समय में निर्वाचित होना अनिवार्य है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा के अंदर पूछा जा रहा है कि ये मुख्यमंत्री यदि किसी सदन का सदस्य न हो तो उसे कितने समय में, तो वो है समय है 6 माह। कितना समय है, 6 माह के अंदर उसको निर्वाचित होना अनिवार्य होता है। राइट ऑप्शन इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपके सामने कंप्यूटर के क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे। पावर पॉइंट, आराम से इन क्वेश्चनों को कीजिए। पावर पॉइंट में किसी स्लाइड में टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को प्रवेश करवाने के लिए कौन सी सुविधा का उपयोग होता है? तो पावर पॉइंट में किसी स्लाइड में टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को प्रवेश करवाने के लिए कौन सी सुविधा का उपयोग होता है? तो कौन सी सुविधा है, होते एनिमेशन। क्या होता है वो, एनिमेशन होता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पावर पॉइंट में स्लाइड के बीच परिवर्तन को क्या कहते हैं? बताइए, स्लाइड के बीच जो परिवर्तन है उसको क्या कहते हैं? एनिमेशन बोलते हैं, या स्लाइड शो बोलते हैं, या ट्रांजिशन बोलते हैं, या डिज़ाइन बोलते हैं? तो बताइए 52वें का आंसर क्या रहने वाला है, वो रहेगा ट्रांजिशन। क्या रहेगा, स्लाइड के बीच परिवर्तन को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। स्लाइड एक से दूसरी में जाने पर होने वाला दृश्य क्या कहलाता है? ट्रांजिशन कहलाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फाइल एक्सटेंशन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को दर्शाता है? निम्न में से कौन सी फाइल तो है एक्सटेंशन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को दर्शाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, बताइए, .docx हो जाएगा, .xlsx हो जाएगा, या .pptx हो जाएगा, या .mdb हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो, देखो क्वेश्चन क्या है, कौन सा फाइल एक्सटेंशन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को कौन दर्शाता है? ये दर्शाता है .pptx दर्शाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में सभी स्लाइड्स को एक साथ देखने के लिए किस व्यू का प्रयोग किया जाता है? पावर पॉइंट में सभी स्लाइड्स को एक साथ देखने के लिए किस व्यू का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए, पावर पॉइंट में किसका प्रयोग किया जाता है? स्लाइड शॉर्टर व्यू का, या नॉर्मल व्यू का, या रीडिंग व्यू का, या आउटलाइन व्यू का? तो किसका यूज़ किया जाता है? स्लाइड शॉर्टर व्यू का यूज़ किया जाता है। पावर पॉइंट में सभी स्लाइड को एक साथ देखने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? स्लाइड शॉर्टर व्यू का यूज़ किया जाता है। पावर पॉइंट में F5 कुंजी दबाने से क्या होता है? बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। F5 कुंजी दबाने से क्या होता है? देखिए ऑप्शन देखिए, नई स्लाइड बनती है, नहीं, स्लाइड शो शुरू होता है, स्लाइड डिलीट होती है, टेक्स्ट सेव होता है, नहीं,
तो इसका जो राइट ऑप्शन वो क्या हो जाएगा, स्लाइड शो शुरू होता है। क्या होता है, स्लाइड शो शुरू होता है 5 कुंजी दबाने से। फिर नेक्स्ट है, भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य कब प्राप्त कर लिया। तो भारत ने एक लक्ष्य रखा है कि 2030 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है। कब तक रखा है, 2030 तक रखा है। कब तक रखा है, 2030 तक। राइट ऑप्शन इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसे 5 वर्ष पूर्व ही यानी जुलाई 2025 में प्राप्त कर लिया गया था। तो 20% का लक्ष्य रखा गया था। तो क्वेश्चन आए कि लक्ष्य कब तक रखा गया, 2030 तक, और कब प्राप्त कर लिया गया है। तो प्राप्त तो कब कर लिया, 2025 में प्राप्त कर लिया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सहयोग नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है। करंट के क्वेश्चन। अब राष्ट्रीय सहयोग नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है बताना है। सहकारी बैंकों का निजीकरण है, या किसानों की ऋण माफ़ी है, या सहकारी संस्थाओं का समृद्ध बनाना या आधुनिक करना है, या निजी कंपनियों को सब्सिडी देना है। तो बताइए राष्ट्रीय सहयोग नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य वो है सहकारी संस्थाओं को समृद्ध बनाना और आधुनिक करना है। इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत यूके विजन 2035 का उद्देश्य क्या है। भारत यूके विजन 2035 का उद्देश्य क्या है। 58 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। 2035 का उद्देश्य क्या है भारत यूके विजन का। सैन्य गठबंधन बनाना है, या 2035 तक द्विपक्षीय व्यापार को अरबों डॉलर तक बढ़ाना है, या बाहर से छात्रों को हटाना है, या संयुक्त राष्ट्र में साझा सीट है। तो बताइए 2035 भारत यूके विजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। 2035 तक द्विपक्षीय व्यापार को अरबों डॉलर तक बढ़ाना है। इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। यूके भारत मुक्त व्यापार समझौते FTA से किसे लाभ होगा। यूके भारत मुक्त व्यापार समझौते जो है FTA से किसे लाभ होगा बताइए। ब्रिटेन को होगा, या भारत को होगा, या दोनों देशों को होगा, या किसी को नहीं होगा। तो यूके भारत मुक्त व्यापार समझौते से आप सभी को पता है कि दोनों देशों को इससे लाभ होने वाला है। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब्रिटेन और भारत, दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट, हाल ही में सहकारी क्षेत्र में शुरू की गई विश्व की सबसे बड़ी योजना किससे संबंधित है। सहकारी क्षेत्र में शुरू की गई विश्व की सबसे बड़ी योजना किससे संबंधित है बताइए। वो है, ऑप्शन देखिए, उर्वरक उत्पादन से, या अनाज भंडारण से, या दुग्ध उत्पादन से, या बीज बैंक से है। वह अनाज भंडारण से। किससे है, अनाज भंडारण से। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। आर्टिकल 67A किससे संबंधित है बताइए। आर्टिकल जो 67 है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन है, राष्ट्रपति की नियुक्ति से, राज्यसभा की बैठक से, उपराष्ट्रपति के इस्तीफे से, या राज्यपाल के अधिकारों से। आर्टिकल 67A जो है वो किससे संबंधित है, वो है उपराष्ट्रपति के इस्तीफे से। किससे, उपराष्ट्रपति के इस्तीफे से संबंधित है। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, भारत में बौद्धिक संपदा IP फाइलिंग में 5 वर्षों में कितनी वृद्धि हुई है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत में बौद्धिक संपदा फाइलिंग में 5 वर्षों में कितनी वृद्धि हुई है। तो बताइए 25% है, 44 है, या 60 है, या 10% है। तो बताइए भारत में बौद्धिक संपदा फाइलिंग में 5 वर्षों में कितनी वृद्धि हुई है। तो ये हुई है 44%। कितनी हुई है, 44% इसमें वृद्धि हुई है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में प्रति व्यक्ति दूध की खपत, तो प्रति व्यक्ति दूध की खपत राजस्थान में बताने कितनी है। 350 ग्राम है, या 400 ग्राम है, या 459 है, या 500 ग्राम है। तो कितनी है, 459 ग्राम राजस्थान में प्रति व्यक्ति दूध की खपत हो रही है। राइट ऑप्शन इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। 64वां सरस्वती सम्मान किसे और किस रचना के लिए दिया गया। 34वां
सरस्वती सम्मान किसे और किस रचना के लिए दिया गया है? तो बताइए। ए ऑप्शन है साधु भरदेश दास, रचना है इनकी स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। सम्मान है साधु भरदेश दास, इनकी रचना है भगवत गीता व्याख्या। फिर है डॉक्टर हरगोविंद, इनकी रचना है वेदांत दर्शन। डॉक्टर हरगोविंद, इनकी रचना है भगवत गीता। तो पहले देखिए कि 34वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था। ये दिया गया था साधु भरदेश दास को दिया गया था। किस लिए दिया गया था? स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए दिया गया था या भगवत गीता के लिए दिया गया था? तो इनको दिया गया था स्वामी नारायण सिद्धांत के द्वारा दिया गया था। तो इनको जो है वो किन के द्वारा दिया? उनको दिया गया के बिरला फाउंडेशन द्वारा। किन के द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इनको सम्मान दिया गया था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद गुलाब खंग अचीवमेंट अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? उस्ताद गुलाब खंग अचीवमेंट अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है रूप कुमार राठौड़ को। किसे दिया गया? रूप कुमार राठौड़ को ये दिया गया। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली पीढ़ी के पहले कंप्यूटर का उदाहरण है। पहली पीढ़ी के पहले कंप्यूटर का उदाहरण बताइए कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन देखिए ENIAC, आर्यभट्ट या कॉस्मोस या रोवर्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ENIC। बेसिक BASIC का पूरा नाम क्या है? बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो इसका जो देखिए क्या आंसर रहने वाला है, दो देखिए ऑल परपोज रहेगा या ऑल परफेक्ट या ऑल परपोज या ऑल परपोज। तो ऑल परपोज रहने वाला है। सिंबॉलिक रहेगा, फिर देखिए सिंबॉलिक रहेगा, बिल्कुल से सिंबॉलिक ही रहेगा। सिंबॉलिक तो परपोज रहेगा। तो परपोज तो है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ के अंदर। तो सिंबॉलिक रहेगा तो फर्स्ट और फोर्थ के अंदर। इन दोनों फर्स्ट और फोर्थ में से बताना है कि इंस्ट्रक्शन आएगा या इंस्टीट्यूट आएगा। तो वो आएगा इंस्ट्रक्शन आएगा। तो बेसिक का पूरा नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। ऑल परपोज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Ctrl+P का प्रयोग किस लिए होता है? आप सभी को पता है Ctrl+P किस लिए होता है? प्रिंट करने के लिए होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्म बूटिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है? वार्म बूटिंग के लिए शॉर्टकट की बताना है क्या है? तो वार्म बूटिंग के लिए Ctrl+Alt+ डिलीट होता है। वार्म बूटिंग के लिए शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+Alt+ डिलीट होता है। फिर नेक्स्ट है, एक IP एड्रेस में कितने बाइट्स होते हैं? बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक IP एड्रेस में कितने बाइट्स होते हैं? तो एक IP एड्रेस में कितने होते हैं? 4 होते हैं, बाइट्स होते हैं। तो राइट ऑप्शन इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, अर्ध सरकारी पत्र के लेखन के संबंध में इनमें से अनुपयुक्त कथन बताना है। अर्ध सरकारी पत्र के लेखन में, हिंदी के क्वेश्चन है। अब किसी विषय पर अधिकारी की निजी संपत्ति प्राप्त करने हेतु, सेकंड ऑप्शन है स्मरण हेतु भेजने पर भी उत्तर न प्राप्त होने पर, अन्य पुरुष बहुवचन युक्त भाषा का प्रयोग करने पर, या पत्र की भाषा को सरल और स्पष्ट करने हेतु। तो अर्ध सरकारी पत्र के लेखन के इनमें से अनुपयुक्त कथन कौन सा है? तो अनुपयुक्त कथन फर्स्ट ही हो जाएगा कि किसी विषय को अधिकारी की निजी संपत्ति प्राप्त करने हेतु, निजी संपत्ति किसी अधिकारी की प्राप्त नहीं कर सकते, ये अनुपयुक्त कथन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन,
निविदा का क्या उद्देश्य होता है, बताइए। निविदा का क्या उद्देश्य है? शासकीय आदेश का संचरण होता है, या संबंध विभाग में निर्माण, खरीद आदि कार्यों हेतु प्रस्ताव होता है, ये विभागीय कमियों से अधिकारियों को अवगत कराना होता है, या आमजन को विभाग से परिचित करवाना होता है। तो निविदा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? वो होता है संबंध विभाग, जो संबंधित विभाग होता है में निर्माण, खरीद आदि कार्य हेतु प्रस्ताव होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिपत्र के विषय में असंगत कथन बताना है कि परिपत्र के विषय में असंगत कथन कौन सा है? संबोधन का प्रयोग नहीं होता है, बताइए। फिर सेकंड ऑप्शन है अधोलेख का प्रयोग नहीं होता है, परिपत्र शब्द का प्रयोग होता है, व्यक्ति विशेष को संबोधित होता है। तो परिपत्र जो है व्यक्ति विशेष को संबंधित नहीं होता है, तो इसका जो कथन असत्य क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यालय पत्रों की भाषा होती है, बताइए। कार्यालय पत्रों की जो भाषा होती है वो कौन सी होती है? औपचारिक होती है, या काव्यात्मक भाषा होती है, या सरल भाषा होती है, या बोलचाल की भाषा होती है? तो कार्यालय पत्रों की जो भाषा होती है वो कौन सी होती है? सरल भाषा होती है। कौन सी होती है? सरल भाषा हो जाएगा। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश नियमों में संशोधन, विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश नियमों में संशोधन की सूचना संबद्ध महाविद्यालयों को किस रूप में भेजी जाएगी? विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश नियमों में संशोधन की सूचना संबद्ध महाविद्यालयों को किस रूप में भेजी जाएगी? तो वो कौन से रूप में भेजी जाएगी? वो है परिपत्र द्वारा। कौन से रूप में? परिपत्र द्वारा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, अर्धशासकीय पत्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? अर्धशासकीय परिपत्र कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया। तो ऑप्शन देखिए, संबोधन में महोदय या महोदय शब्द का प्रयोग नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, सही नहीं है, बताना है। पत्र के ऊपर बाईं ओर प्रेषक करना और पदनाम लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। पत्र क्रमांक में अशासकीय, अर्ध सरकारी या डीओ का उल्लेख होता है, बिल्कुल सही है। फिर है पत्र की समाप्ति पर भवदीय, भवनिष्ठ आदि किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं होता, ये गलत है। भवदीय और इन शब्द का प्रयोग तो होता है। तो इसका जो कथन सही नहीं है पूछा गया था, तो इसका राइट ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा। अर्धशासकीय पत्र में अधिकारी को संबोधित करने की शैली होती है। अर्धशासकीय पत्र में अधिकारी को संबोधित करने की शैली कौन सी होती है? तो ये बताना है, प्रिय श्री रमेश, या महोदय, या मान्यवर, या सेवा में निदेशक। तो अर्थशास्त्र के पत्र में देखिए प्रिय श्री रमेश, इस प्रकार की शैली होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने मोहल्ले में सफाई के लिए अधिकारी को लिखे जाने वाले संबोधन का रूप होगा। अपने मोहल्ले में सफाई के लिए अधिकारी को लिखे जाने वाले संबोधन का रूप क्या होगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए ऑप्शन, श्रीमान अध्यक्ष नगर पालिका, श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय। सफाई के लिए मुख्यमंत्री को नहीं लिखा जाता, प्रधानमंत्री को भी नहीं, राष्ट्रपति को नहीं, तो नगर पालिका अध्यक्ष को ही लिखा जाता है। तो इसका जो सफाई के लिए क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा। टिप्पणी लेखन में उच्च अधिकारी किस ओर हस्ताक्षर अंकित करता है? टिप्पणी लेखन में उच्च जो अधिकारी होते हैं वो किस ओर हस्ताक्षर अंकित करता है, बताइए। तो टिप्पणी लेखन में पत्र के प्रारंभ में बिल्कुल नहीं, मध्य में नहीं, कार्यालय ज्ञापन में नहीं, तो दाईं ओर करता है। कौन सी तरफ करता है? दाईं ओर करता है। राइट ऑप्शन इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ज्ञापन के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असंगत है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ज्ञापन के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असंगत बताना है। तो ऑप्शन है, सरकारी पत्राचार में अपने समकक्ष और अधीनस्थ कर्मचारी को सामान्य प्रवेश परीक्षण के लिए लिखा गया पत्र ज्ञापन कहलाता है। असंगत बताना है, इसका असंगत कथन कौन सा होगा? बिल्कुल पहला तो बिल्कुल सही है। ज्ञापन अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। ज्ञापन में न तो अभिवादन होता है, न ही अंत में प्रशंसा वाक्य होता है, बिल्कुल सही है। ज्ञापन में प्रेषित प्राप्तकर्ता का नाम पत्र के ऊपर दाईं तरफ लिखा जाता है, नहीं, ये बाईं तरफ लिखा जाता है। तो इसका जो
असंगत हो जाएगा, वो डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई राजकीय या गैर राजकीय संस्थान अपने निर्देश, योजना, निर्णय आदि को संबंधित व्यक्तियों तथा जनता तक पहुंचाने के लिए उनमें से किसका प्रयोग करता है? कोई राजकीय या गैर राजकीय संस्थान अपने निर्देश, योजना, निर्णय आदि को संबंधित व्यक्तियों या तथा जनता तक पहुंचाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग करता है? तो बताइए वो प्रयोग किसका करता है? विज्ञप्ति का करता है। किसका करता है? विज्ञप्ति का। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत बताना है? असंगत कथन बताइए कौन सा है? तो पहले देखते हैं सत्य कथन कौन कौन से इसमें से। सरकारी कार्यालयों द्वारा सामान आपूर्ति, निर्माण कार्य आदि के लिए कार्य संपन्न करने वाले व्यक्तियों या प्रतिष्ठानों को समाचार पत्रों के माध्यम से जो आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है उसे निविदा कहते हैं। बिल्कुल सही है। निविदा में क्रमांक को जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम आवश्यक होता है। बिल्कुल सही है। निविदा में अनुमानित राशि एवं कार्य का विवरण देना आवश्यक होता है। बिल्कुल सही है। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन वो देखिए, सरकारी प्रतिष्ठान ही निविदा जारी कर सकता है। नहीं, सरकारी प्रतिष्ठान निविदा जारी, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सरकारी प्रतिष्ठान ही निविदा जारी करे। तो इसका असंगत कथन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिसूचना से संबंध में सही कथन बताइए। अधिसूचना के संबंध में सही कथन बताना है, क्या है? ऑप्शन है राजपत्रित अधिकारियों उच्च अधिकारियों की नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, पदोन्नति हेतु अधिसूचना का प्रयोग नहीं होता है। फिर है सेकंड ऑप्शन, अधिसूचना में क्रमांक आवश्यक होता है। बिल्कुल सही बात है, ये अधिसूचना के अंदर क्रमांक जो है वो आवश्यक होता है। इसका जो राइट ऑप्शन पूछा है तो राइट ऑप्शन इसका हम बी ऑप्शन पे जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सरकारी पत्र में पत्र के ऊपरी हिस्से में बाएं शीर्ष पर प्रेषक अधिकारी का नाम पद छपा रहता है? किस सरकारी पत्र में पत्र के ऊपरी हिस्से में बाएं शीर्ष पर प्रेषक अधिकारी का नाम पद छपा रहता है? तो बताइए कौन से वे छपा रहता है? अर्थशासकीय पत्र के अंदर ये नाम पद छपा रहता है। राइट ऑप्शन इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, अधिसूचना का प्रयोग नहीं किया जाता है। अधिसूचना का जो प्रयोग है कौन नहीं करता है? राजपत्रित अधिकारियों के पदोन्नति हेतु, या सभी सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की सूचना हेतु, या सांविधिक नियमों या आदेशों की सूचना हेतु, या शक्तियों को सौंपे जाने की घोषणा हेतु। तो बताइए अधिसूचना का प्रयोग कब नहीं किया जाता है? तो वो नहीं किया जाता शक्तियों के सौंपे जाने की घोषणा है, तो ये अधिसूचना का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निविदा सूचना के प्रारूप में उल्लेखित नहीं होता है। निविदा सूचना के प्रारूप में उल्लेखित नहीं होता है, तो बताइए इसका क्या आंसर होगा? 86 नंबर का ऑप्शन देखिए, संबोधन एवं अधोलेख, निविदा पर पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि, या निविदाएं खोलने की तिथि, या कार्य आपूर्ति का विवरण। तो निविदा सूचना के प्रारूप में उल्लेखित नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ये नहीं होता संबोधन है अधोलेख। इस प्रकार से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंदर इसी प्रकार के क्वेश्चन हिंदी के अंदर पूछे जाएंगे, क्योंकि कोई भी बोर्ड है वो उनसे कार्य से रिलेटिव ही इस प्रकार के क्वेश्चन है, तो उनसे ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इनको विशेष आवश्यकता है ऐसी चीज़ों की, तो ध्यान में रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आ सकते हैं। पूर्व में किसी व्यक्ति या अधिकारी को भेजे गए पत्र का जवाब न आने पर जो स्मरण पत्र भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? बताइए, पूर्व में किसी व्यक्ति या अधिकारी को भेजे गए पत्र का जवाब न आने पर जो स्मरण पत्र भेजा था उसे क्या कहते हैं? तो उसे बताइए अनुस्मारक कहते हैं, या परिपत्र कहते हैं, विज्ञप्ति कहते हैं, या निविदा कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? अनुस्मारक कहते हैं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। ज्ञापन के विषय में असत्य कथन बताना है। ज्ञापन के विषय में असत्य कथन, ज्ञापन एक ही मंत्रालय, विभाग अथवा शाखा में अपने समकक्ष या अधीनस्थ अधिकारी अथवा कर्मचारी को दिया जाता है। बिल्कुल सही है। असत्य कथन बताना है,
बिल्कुल सही है पहला कथन। तो किसी सार्वजनिक सभा के लिए कर्मचारियों को आदेश दिया जाता है, बिल्कुल गलत है ये। ज्ञापन में न महोदय संशोधन होता है न भवदीय, बिल्कुल सही है। ज्ञापन अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो असत्य कथन पूछा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। सुमेलित करना है, देखिए सुमेलित करना है तो अनुस्मारक क्या होता है, देखिए पहले तो हम इसको ऑप्शन पढ़ेंगे। अनेक परिस्थितियों को भेजे जाने वाला पत्र, राजकीय समाचार में समकक्ष या अधीनस्थ अधिकारियों या कर्मचारियों को साधारण संदेश देने के लिए लिखा जाने वाला पत्र या राजपत्र में प्रकाशित सूचना। तो अनुस्मारक क्या होता है, वो होता है स्मरण पत्र। क्या होता है, स्मरण पत्र। पहले का क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इन ऑप्शन को देखते हैं। पहले का 2 एक केंद्रित दिया हुआ है तो बी ऑप्शन। तो दूसरे का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। परिपत्र क्या होता है, परिपत्र होता है अनेक परिस्थितियों को भेजे जाने वाला पत्र होता है। फिर अधिसूचना क्या होती है, राजकीय पत्राचार में समकक्ष या अधीनस्थ अधिकारियों या कर्मचारियों को साधारण संदेश भेजने वाले खजाना पत्र होता है। ज्ञापन क्या होता है, राजपत्र को प्रकाशित सूचना होती है। इसका तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कार्यालय पत्र की विशेषता नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यालय पत्र की विशेषता नहीं है, बताना है। ऑप्शन है, इनमें चिन्हांकन व अनुच्छेद का प्रयोग समुचित किया जाता है, बिल्कुल सही बात है ये तो। पत्र सामसिक व आलंकारिक होने चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। कार्यालय पत्र उद्देश्यपूर्ण व शिष्ट भाषा में होने चाहिए, बिल्कुल सही है। पत्र संक्षिप्तता व प्रभावोत्पादकता से युक्त होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, असत्य पूछा है तो इसका जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में अपशिष्ट उपयोग किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में अपशिष्ट उपयोग किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन है, पुनः प्राप्त के संबंध में या पुनरुत्पादन का उद्धार के संबंध में या पुनः उपयोग उद्धार या पुनर्चक्रण के संबंध में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का प्राप्त इसके द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। पुनः उपयोग करके या उद्धार करके या पुनर्चक्रण करके इसका उपयोग किया जा सकता है। राइट ऑप्शन इसका बी ऑप्शन हो जाए। अपशिष्ट को जलाना ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की स्वीकार्य पद्धति क्यों नहीं है, अपशिष्ट को क्यों नहीं जलाना चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखिए, क्योंकि यह बहुत महंगी है, नहीं, क्योंकि इसमें आधुनिक तकनीकों की आवश्यकता है, बिल्कुल सही है। अपशिष्ट को जलाना ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की स्वीकार्य पद्धति क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें आधुनिक तकनीकों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि यह कई पर्यावरणीय मुद्दों का कारण बनती है, बिल्कुल सही। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन रहेगा, न कि बी ऑप्शन रहेगा। तो आधुनिक तकनीकों की आवश्यकता नहीं होती अपशिष्ट को जलाना, क्योंकि पर्यावरणीय मुद्दे मतलब कि पर्यावरण प्रदूषण बहुत अधिक मात्रा में फैलता है अपशिष्ट को जलाने से, इसलिए इसको स्वीकार्य नहीं है, जलाना नहीं चाहिए अपशिष्ट को। ठोस अपशिष्ट की मात्रा को कम करने में अपशिष्ट निपटान की कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। ठोस अपशिष्ट की मात्रा को कम करने में अपशिष्ट निपटान की कौन सी विधि सबसे प्रभावी है, तो बताना है। इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए ठोस अपशिष्ट को क्या करना चाहिए, ज़मीन में दबाना चाहिए। क्या करना चाहिए, ज़मीन में दबाना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीरो वेस्ट मैनेजमेंट के प्रमुख गुण क्या है। जीरो वेस्ट मैनेजमेंट के प्रमुख गुण बताने हैं, क्या है। स्रोत पर कचरे का पृथक्करण, बिल्कुल सही है। प्रत्येक प्रकार हेतु अलग संगठन, बिल्कुल सही है। सभी गतिविधियों में समुदाय का समावेश, बिल्कुल सही है। तो उपयोग सभी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अपशिष्ट के अंतर्गत आता है। तो औद्योगिक अपशिष्ट के अंतर्गत कौन आता है, कपास का कचरा, धातु के चिप्स या तेलीय अपशिष्ट, तो बताइए। तो उपयोग सभी आ जाएगा, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। भारत में अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित कानून का नाम बताइए। भारत में अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित कानून जो वो कौन सा है, बताइए। ऑप्शन है, व्यापक निर्माण
व्यापक पर्यावरण प्रतिक्रिया क्षतिपूर्ति और दायित्व अधिनियम 1993 या अपशिष्ट प्रबंधन और संचालन नियम 1998, हानिकारक अपशिष्ट प्रबंधन संचालन और सीमा पार गतिविधि नियम 2008, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1988। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी कानून का नाम कौन सा है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा न्यूनतम बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन विकल्प है, कौन सा न्यूनतम बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन विकल्प है, तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा निपटानी अपशिष्ट प्रबंधन का बिल्कुल ही अच्छा बेहतर उपाय है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन में कितने मुख्य घटक होते हैं। एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन में मुख्य रूप से कितने घटक होते हैं, तो वो होते हैं 3 घटक। कितने होते हैं, 3 घटक होते हैं। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की ऊर्जा पुनर्प्राप्ति विधि नहीं है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की ऊर्जा पुनर्प्राप्ति विधि नहीं है, पैलेटाइजेशन नहीं है, या मेथेनेशन नहीं है, या पायरोलिसिस नहीं है, या खाद नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, खाद नहीं है। राइट ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, दूषित स्थल से प्रदूषकों को हटाने या बेअसर करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग करने वाली अपशिष्ट प्रबंधन तकनीक कहलाती है। दूषित स्थल से प्रदूषकों को हटाने या बेअसर करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग करने वाली अपशिष्ट प्रबंधन तकनीक कहलाती है। वो तकनीक कौन सी है, जैव उपचार है। कौन सी है, जैव उपचार। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंग्लिश के क्वेश्चन रहने वाले हैं। का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलेट करनी है इंग्लिश के अंदर। कृपया लाइट बंद कर दो, कृपया लाइट बंद कर दो। देखिए, प्लीज़ टर्न ऑफ द लाइट, प्लीज़ टर्न ऑन द लाइट, प्लीज़ ऑफ द लाइट, या टर्न ऑफ द लाइट। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है बताइए। तो राइट ऑप्शन प्लीज़ टर्न ऑफ द लाइट हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलेट करना है इंग्लिश टू हिंदी। व्हाट आर यू ईटिंग फॉर लंच, व्हाट आर यू ईटिंग फॉर लंच। इसका बताइए हिंदी क्या होगी। दोपहर के भोजन के लिए आप क्या खाएंगे, या आप दोपहर के भोजन के लिए क्या खा रहे हैं। आप दोपहर के भोजन के लिए क्या खा रहे थे, आप दोपहर के भोजन के लिए क्या खाना चाहते हैं। तो देखिए, व्हाट आर यू ईटिंग फॉर लंच। इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप दोपहर के भोजन के लिए क्या खा रहे हैं। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर है ट्रांसलेट करनी है इंग्लिश टू हिंदी। द बुक वाज ऑन द टेबल। पुस्तक शायद मेज़ पर, या पुस्तक मेज़ पर है, या किताब टेबल पर थी, या किताब सिर्फ मेज़ पर है। तो बताइए ट्रांसलेट क्या होगी। किताब किस पर है, टेबल पर। वाज आया तो वाज जो है पास्ट टेंस की पहचान है, तो पास्ट टेंस था थी होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, किताब टेबल पर थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसलेट करना है हिंदी टू इंग्लिश। वह कल जयपुर जाएगा, वह कल जयपुर जाएगा। ही ought to go to Jaipur tomorrow, he will go to Jaipur tomorrow, he may go to Jaipur tomorrow, he might go to Jaipur tomorrow। तो बताइए इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ही विल गो टू जयपुर टुमारो हो जाएगा। ही विल गो टू जयपुर टुमारो, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट ट्रांसलेट करनी है हिंदी टू इंग्लिश। सुबह से बारिश हो रही है। इट वाज रनिंग सिंस मॉर्निंग, या इट हैज़ बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, या इट इज़ रनिंग सिंस मॉर्निंग, या इट हैज़ बीन रनिंग फ्रॉम मॉर्निंग। बताइए सुबह से बारिश हो रही है, इस क्वेश्चन का इंग्लिश ट्रांसलेट करनी है। इंग्लिश ट्रांसलेट में क्या होगी, सुबह से बारिश हो रही है, तो इसकी होगी इट हैज़ बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश दी हुई है, इसको हिंदी में चेंज करना है।
माई डैड हैड गॉन टू कैलिफोर्निया। तो माई डैड हैड गॉन टू कैलिफोर्निया, इसके जो हिंदी क्या बनेंगे बताइए। शायद मेरे पिताजी कैलिफोर्निया जाते हैं, नहीं, मेरे पिताजी कैलिफोर्निया गए थे। आई माई डैड हैड गॉन टू कैलिफोर्निया, इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, बच्चे रोज़ शतरंज खेलते, इंग्लिश ट्रांसलेट करनी है। चिल्ड्रन प्लेज चेस एवरी डे। चिल्ड्रंस प्लेइंग चेस एवरी डे, चिल्ड्रंस प्ले चेस एवरी डे, चिल्ड्रन प्ले चेस डे टू डे। तो बताइए 107 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन प्ले चेस एवरी डे हो जाएगा कि बच्चे जो शतरंज है रोज़ खेलते हैं। फिर है विदेशी व्यापार को क्या कहते हैं, बटरफ्लाई ट्रेड बोलते हैं, ब्रांड बिजनेस बोलते हैं, या इंटरेक्टिव ट्रेड बोलते हैं, फॉरिजन ट्रेड बोलते हैं। बताइए क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं फॉरिजन। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। हमने नाश्ता कर लिया है, इसके इंग्लिश बनानी है। वी आर हैविंग आवर ब्रेकफास्ट, वी हैड आवर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, वी हैव टेकन आवर ब्रेकफास्ट, वी हैव ऑलरेडी टेकन आवर ब्रेकफास्ट। तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, वी हैव टेकन आवर ब्रेकफास्ट। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इसी प्रकार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हैरी हैड बिकम ए सक्सेसफुल मार्कर, हैरी केवल सफल मार्कर बन सकता है, हैरी एक सफल मार्कर बन जाता है, हैरी एक सफल मार्कर बन गया था। हैरी हैड बिकम ए सक्सेसफुल मार्कर, तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हैरी एक सफल मार्कर बन गया था। क्या जो हैरी एक सफल मार्कर बन गया था। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है पॉलिटिकल के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा, करंट के हैं, सिंह द्वारा समीक्षा की गई नौसेना कमांडरों को 2025 की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी, बताइए। इसी के साथ आपके करंट के भी क्वेश्चन तैयार होने वाले इन मॉडल पेपरों की सहायता से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा समीक्षा की गई नौसेना कमांडरों की 2025 की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी, तो बताइए पहली बैठक कहाँ हुई थी, वो हुई थी करवार के अंदर। कहाँ हुई थी, करवार के अंदर। राइट ऑप्शन इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। आरबीआई द्वारा जारी किए जाने वाले कौन से मूल्य वर्ग के बैंक नोटों पर गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर होंगे, तो बताइए संजय मल्होत्रा के जो हस्ताक्षर है वो कौन से नोटों पर होंगे, वो होंगे 10 रुपये और 500 रुपये पर। कौन से रुपये पर, 10 रुपये और 500 रुपये पर होंगे। किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य ने अद्वितीय पहचान प्राधिकरण ऑफ इंडिया के से आधार पर अपने काम के लिए 2 शीर्ष पुरस्कार जीते, तो किसने जीते हैं, वो जीते हैं मेघालय ने। किसने जीते हैं, मेघालय ने जीते हैं। फिर नेक्स्ट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीएसई के 150वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान किए गए बेंचमार्क इंडेक्स को लॉन्च किया है, तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बीएसई 150 इंडेक्स को। कौन से बीएसई 150 इंडेक्स, राइट ऑप्शन इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। भारत ने अगली पीढ़ी की रक्षा तकनीकों के सह विकास और निर्माण के लिए किस देश के साथ रणनीतिक साझेदारी की है, रणनीतिक साझेदारी है वो किसके साथ की है, वो क्या है, स्लोवाकिया के साथ। किसके साथ की है, स्लोवाकिया के साथ की। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। 2024 में नवाचार श्रेणी के अंतर्गत प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार लोक प्रशासन में किसे मिला है, बताइए किसे मिला है। महिला और बाल विकास मंत्रालय को, या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को, या शिक्षा मंत्रालय को, ग्रामीण विकास मंत्रालय को। तो किसे मिला है, वो मिला है महिला और बाल विकास मंत्रालय को। किसे मिला है, महिला और बाल विकास मंत्रालय को मिला है। भारतीय रिजर्व बैंक के हालिया दिशा निर्देशों के अनुसार नाबालिगों के लिए स्वतंत्र रूप से बैंक खाते संचालित करने की नई घोषित आयु क्या है, नई घोषित आयु क्या है बताइए, वो है 15 वर्ष। कौन कितने वर्ष हैं, 15 वर्ष। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 15 वर्ष, बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन,
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा शुरू की गई भारत परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक लक्ष्य जो है वो क्या रखा गया बताना है कि पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देना है, या पूरे भारत में 1 मिलियन उद्यमियों की योजना निर्माण करना है, या महानगरों में स्टार्टअप्स को पूंजी प्रदान करना है, या केवल सरकार द्वारा समर्थित स्टार्टअप्स को समर्थन करना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूरे भारत में 1 मिलियन उद्यमियों का क्या करना है? निर्माण करना है। राइट ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा शुरू की गई थी? विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा शुरू की गई थी? तो वो शुरू की गई थी किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा शुरू की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 150वां अंतर संसदीय संघ सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? 150वां अंतर संसदीय संघ सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? वो किया जाएगा ताशकंद में। कहाँ किया जाएगा? ताशकंद में। इसी के साथ हमारे जो फोर्थ ग्रेड के जो 120 क्वेश्चन का जो मॉडल पेपर था वो कंप्लीट होता है। आप देखिए आपके कितने क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में सही हुए हैं और कितने नेगेटिव हुए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव होने से बचिए, ताकि आपकी जो रैंक है वो अपग्रेड हो सके। जितने कम नेगेटिव करोगे आपकी रैंक जो अपग्रेड उतनी ही हो पाएगी। तो कम नेगेटिव कीजिए और अपने आप में इम्प्रूव कीजिए। क्वेश्चनों के साथ हमारे साथ बने रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें सबसे पहले, ताकि आपको क्लास पहुंच सके। धन्यवाद। बताइए कमेंट करके आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। धन्यवाद।